Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to start our new chapter, and that is chapter number 5, Coal and Petroleum. So, let's start chapter number 5, page number 56. All of you take out your book. Let's start chapter number 5. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हमारे चारों तरफ हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करती हैं. उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए. Now activity 5.1, make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. अगर हम अपने चारों तरफ जो यूज़ होने वाले मटेरियल्स हैं उनको इकट्ठा करें और उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करें, नेचुरल या मैन मेड. तो उनमें से जैसे हम लोग बोलें फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इज़ मैन मेड. अगर मैं बोलूँ ग्लास इज़ ऑल्सो अ मैन मेड. मैं बोलूँ फाइबर में मैन मेड भी हो सकता है और फाइबर के अंदर आपका क्या नाम नेचुरल भी हो सकता है. कॉटन जो है वो नेचुरल है और जो है नायलॉन है, रेयन है, ये सब क्या है आपका मैन मेड है. तो हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी पूरी करती हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. अब इस लिस्ट के अंदर एयर भी आती है. एयर इज़ अ नेचुरल थिंग material, or rather we can say water is also natural material, soil and minerals are also natural materials. Since all these are obtained from nature, they are called natural sources. अब क्योंकि ये हमें नेचर से मिलती है इसलिए हम इन सबको क्या बोलेंगे, नेचुरल सोर्सेज. कैन वी यूज़ ऑल अवर नेचुरल सोर्सेज फॉर एवर. अब जो ये पूछ रहा है कि जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं क्या हम उनको पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ख़त्म हुए. तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी. हाँ किस लिए वो भी बताऊंगी, ना किस लिए वो भी बताऊंगी. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. अगर हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं जिसे हम पोल्यूशन फैला रहे हैं अगर उसकी बात करें तो वाटर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. जो पीने वाला पानी है वो नियर फ्यूचर में नहीं रहने वाला अगर ऐसे ही चलता रहा तो. और एयर की बात करें तो वो एग्जॉस्ट नहीं होगी और सॉइल की बात करें तो वो भी एग्जॉस्ट नहीं होगी. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th. इज़ वाटर आ लिमिटलेस रिसोर्स. अगर मैं आपसे ये कहूँ सपोज़ कि पूरे अर्थ के ऊपर एक बाल्टी पानी है, सपोज़ कह रही हूँ मैं, एक अर्थ के ऊपर एक बाल्टी पानी है तो पीने वाला पानी केवल एक चम्मच ही है. बाकी सारा जितना भी है वो मेराइन वाटर है, मतलब सेलाइन वाटर है, नमकीन पानी है जो किसके अंदर है, ओशंस के अंदर है. In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. अब natural resources को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. अब inexhaustible natural resources क्या होते हैं? These resources are present in unlimited quantity in nature. Unlimited quantity में nature में पड़े हैं ये कभी भी ख़त्म ना होने वाले resources हैं and are not likely to be exhausted by the human activities. और ये exhaust near future में होने वाले नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट एग्जॉस्ट नहीं होगी, जैसे मिल रही है हमको तय ज़िंदगी ऐसे ही मिलती रहेगी. एयर इज़ ऑल्सो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो नियर फ्यूचर में अगर हमने जुडिशली या इकोनॉमिकली उसको इस्तेमाल नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. They can be exhausted by human activities. Human activities से ये नियर फ्यूचर में ख़त्म हो जाने वाले हैं. Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. Now activity 5.2. Activity 5.2 के अंदर हमने क्या किया है कि अपने क्लास के बच्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 7 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया. अब इन 7 बच्चों को भी हमने और सब ग्रुप किया. एक पहले सब ग्रुप में एक बच्चा, दूसरे सब ग्रुप में 2 बच्चे और तीसरे सब ग्रुप में 4 बच्चे लिए. फिर हमने क्या किया, एक बाउल लिया, बाउल के अंदर पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्रैम्स, टॉफ़ीज़ वगैरह रख दी और बोला कि आप इनको खाओ.
तो पहली जनरेशन वाला बच्चा जो होगा, जो पहला वाला बच्चा होगा, वो तो जितनी मर्जी चाहे खा सकता है, ले लेगा, और जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद होगा उसको सबसे ज़्यादा खाएगा। सेकंड वाले जो बच्चे हैं, सेकंड सब ग्रुप वाले बच्चे हैं, जो सेकंड जनरेशन हम उसे मान रहे हैं, तो वो जो बचेंगे, जो फर्स्ट वाले से बचेंगे वो खाएगा। और फोर्थ वाले में जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, उनको कई बार ऐसा भी होगा कि उनको कुछ जो बाउल्स में रखी हुई चीज़ें मिलेंगी और कुछ बाउल्स में रखी हुई चीज़ें नहीं भी मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, हमारे क्वांटिटी बच्चों की बढ़ती ही चली जा रही है, मतलब कंज्यूमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमारी जो अवेलेबिलिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, वो जो है धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। Assume that the eatable in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। अगर हम ये मान लें, एज्यूम कर लें कि जितने भी ईटेबल्स हमने बाउल्स में रखे वो क्या है, हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज है। तो जैसे जैसे सब ग्रुप्स में बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही हैं। नाउ ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। अब हर ग्रुप का कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग है। एक कुछ बच्चों को हो सकता है कि टॉफ़ीज़ पसंद आएँ तो वो टॉफ़ीज़ सारे बाउल के ख़त्म कर दें, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पीनट्स पसंद आएँ वो सारे पीनट्स ख़त्म कर दें। तो हर एक ग्रुप का कंजम्पशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, या फिर क्या हो सकता है कि जो पहला बच्चा वो बहुत ज़्यादा लालची हो, सब कुछ खाना पसंद करे। It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them। या ये भी हो सकता है कि आगे वाले बच्चे ये सोचें कि भाई नहीं, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, हमारे जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको भी कुछ खाने को हम छोड़ देते हैं। तो ये भी हो सकता है। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे कि कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, या आपका नेचुरल गैस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बनते कैसे हैं। ये बनते हैं फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से ये बनते हैं, इसलिए हम फॉसिल्स भी बोलते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। अब सबसे पहले आता है हमारा कोल। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोल तो देखा होगा, कोयला देखा होगा, काला काला पत्थर जैसा होता है, कोयला जलाने के काम में आता है। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है, बिल्कुल स्टोन जैसा। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। अब पहले ज़माने में आपकी अपनी मम्मी की दादी वगैरह से पूछिएगा, पहले ज़माने में वो कोयला ही जलाकर खाना बनाया करते थे। Earlier it was used in railway engine to produce steam to run the engine। और इसके अलावा कोल का इस्तेमाल कहाँ होता था, स्टीम इंजन्स को चलाने में, जो चुक 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 करके रेलगाड़ियाँ चला करती थी ना पहले ज़माने में, उनके अंदर कोल को चलाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर भी कोयले का इस्तेमाल होता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी कोयले का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ अ कोल। कोल बनता कैसे है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ डज इट फॉर्म। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas। अब बहुत साल पहले की बात है, कम से कम 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। हमारी अर्थ जो थी उसके ऊपर चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़, डेंस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर सॉइल। अब क्या हुआ होगा, उस ज़माने में भी कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिनन हुआ होगा, या तो भूकंप आया होगा, या फ्लडिंग हुई होगी, या बहुत ज़ोर की हवा आया होगा, वावाजोड़ा जिसे तुम बोलते हो, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ जो हैं वो नीचे गिर गए और ज़मीन के अंदर जाकर दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर टाइम। अब टाइम के साथ में उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी चढ़ती चली गई और वो अंदर और नीचे ज़मीन के और नीचे दबते चले गए। दे वर कंप्रेस, और वहाँ जाके वो कंप्रेस हो गए, पिचक गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। इसके अलावा जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर दबते चले गए और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता चला गया, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि जो आपकी अर्थ है वो अंदर से गर्म है,
बिल्कुल अंदर से मोल्टन लावा है उसके अंदर, तो जितना ज़्यादा वो अंदर दबते चले गए उतना उनके ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ता चला गया और उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता चला गया। दैट प्लांट ऑल्सो गॉट कन्वर्टेड टू कोल, और धीरे धीरे समय के साथ में, धीरे स्लो प्रोसेस के साथ में, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स में वो जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोयले में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, अब कोल के अंदर क्या होता है, मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को, इस स्लो प्रोसेस को जिसके अंदर जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं किस में, आपके डेड वेजिटेशन जो है वो कन्वर्ट होती है कोयले में, दैट इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन। सिंस इट was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel। अब क्योंकि ये vegetation से मतलब plant से मिलके बना होता है कोयला, इसलिए हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, fossil fuel भी बोल सकते हैं। A coal mine is shown in figure 5.2, एक 5.2 फिगर आपको दिखाऊंगी, उसके अंदर coal mine शो कर रखी है। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas। जब हम कोयले को गर्म करते हैं, उसमें आग लगाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो कोयल जो है वो बर्न करना शुरू हो जाता है और मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो ये फिगर 5.2 है, दैट इज़ अदर फिगर ऑफ अ कोल माइन, द पिक्चर ऑफ अ कोल माइन, कोयले की खदान। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। इसके अलावा अगर कोल को हम प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कुछ केमिकल्स के साथ मिक्स करते हैं, तो कोल को हम किस में बदल सकते हैं, कोक में। कोल को हम किस में बदल सकते हैं, कोल तार में, और साथ में कोल गैस में भी बदल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कोक की। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा टफ, हाँ मतलब टफ का मतलब है हार्ड, पोरस का मतलब छेद वाला, हैविंग होल्स, एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब ये कोक क्या होता है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। इसके अलावा कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है, स्टील बनाने में, और साथ में कुछ मेटल को अपने ओर में से निकालने में काम आता है। ओर क्या होता है, तब हम ज़मीन में से किसी मेटल को बाहर निकालते हो, प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो मिक्स्ड फॉर्म में होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओर फॉर्म, कच्चा चीज़। नाउ कम कोल तार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड, एक ब्लैक और बिल्कुल एकदम चिपचिपी और थिक लिक्विड होती है, विच विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, और उसकी स्मेल भी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। ये अकेला केवल कोयले से नहीं बनता, इसमें कम से कम 200 सब्सटेंसेज लगाए जाते हैं, तब जाके ये बनता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेनी सब्सटेंसेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। इसका इस्तेमाल जो है कोल तार का जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है, लाइक सिंथेटिक डाइज में होता है, ड्रग्स बनाने में होता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने में होता है, परफ्यूम्स बनाने में होता है, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा, इन सबको बनाने में कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स तो आपने देखी होंगी ना, वो वाइट कलर की नेफ्थलीन बॉल्स होती है, मम्मी आपके जो है ना गर्म कपड़ों के अंदर डालती, स्मेल आती है बहुत अच्छी, वो भी आपको क्या होती है, कोल तार ब्लैक कलर का होता है, लेकिन फिर भी नेफ्थलीन बॉल्स जो है वाइट कलर की किससे एक्सट्रैक्ट होती हैं, आपकी कोल तार से एक्सट्रैक्ट होती है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads। आजकल बिटुमिन नाम का एक कोयला होता है जिसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी मानते हैं, और उसको कोल तार की जैसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेटलिंग द रोड्स बनाने के कार्य में, जिसे आप हिंदी में डामर बोलते हैं। नाउ कम्स द कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब क्या होता है, कोल गैस कहाँ कब ऑब्टेन होती है, जब हम कोल पे किसी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या बनाने के लिए, कोक बनाने के लिए, तो उसमें से निकलने वाली जो गैस है दैट इज़ कॉल्ड एज कोल गैस। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज
situated near the coal processing plants. इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल. और कहाँ इस्तेमाल होता है? उन इंडस्ट्रीज़ के आसपास वाले एरियाज़ में जहाँ पर कोयले में से कोक बनाया जा रहा होता है. Coal gas was used for street lights for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. So student, I end my video here only. We will talk about petroleum in our next video. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.